नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। आज के दिन की बात करें तो कल ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था और उसके बाद आज मुंबई में इंडी गठबंधन ने अपनी रैली की, लेकिन वहां से अखिलेश नदारद दिखे। वहीं हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो आंध्र प्रदेश में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और साथ में गठबंधन के सहयोगी भी मौजूद थे। तो जिस तरीके से चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी पारा बढ़ रहा है, करेंगे इसी पर चर्चा। लेकिन साथ ही दिन भर की खबरें हैं साथ में। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही देश में चढ़ा सियासी पारा। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के पलनाडु में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना की विशाल जनसभा को किया संबोधित। आंध्र प्रदेश के विकास के लिए डबल इंजन सरकार को बताया जरूरी। कहा, कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश के गौरव का किया अपमान। विपक्षी दलों ने भी तेज किया सियासी अभियान। मुंबई में इंडी गठबंधन की रैली में शामिल हुए विपक्षी गठबंधन के तमाम नेता, किया लोकसभा चुनाव में जीत का दावा। अखिलेश के रैली में शामिल न होने पर उठे सवाल। बीजेपी ने कहा, आने वाले चुनाव में जनता सिखाएगी सबक। चुनाव से पहले विपक्ष को लगातार लग रहे हैं झटके। उत्तराखंड से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी बीजेपी में शामिल। सीएम धामी ने किया, जीतेंगे राज्य की सभी लोकसभा सीटें। उद्धव बालासाहेब ठाकरे शिवसेना के विधान परिषद सदस्य अमित शाह पदवी ने थामा शिवसेना शिंदे गुट का दामन। चुनाव से पहले अपने बयान पर घिरे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। चुनाव आयोग, सीबीआई और ईडी को धमकी देने वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, राहुल कर रहे हैं प्रजातंत्र को कमजोर। बयान दिखाती है उनकी अहंकारी मानसिकता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बढ़ रही है मुश्किलें। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने केजरीवाल को भेजा 9वां समन। 21 मार्च को किया तलब। जल बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी केजरीवाल से कल पूछताछ। बीजेपी ने फिर बोला केजरीवाल पर हमला। महादेव ऐप मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर कसा शिकंजा। आर्थिक अपराध शाखा ने दर्ज की एफआईआर। धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, विश्वासघात और जाल साजिश से संबंधित विभिन्न धाराओं में मामला। बीजेपी ने साधा बघेल पर निशाना। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के इलेक्टोरल बॉन्ड्स का नया डेटा किया जारी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज ने तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके को दिया 500 करोड़ रुपए से अधिक का चंदा। झारखंड और बिहार में पेपर लीक पर बवाल। धनबाद में पेपर लीक के आरोपों पर कई केंद्रों पर बवाल। बीजेपी ने की पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। बिहार में शिक्षक बहाली पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 313 में से 266 लोगों को बेऊर जेल भेजा गया। और इन हेडलाइंस के बाद आइए अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं 24 की चुनौती के साथ। इस बार भाजपा का लोकसभा चुनावों में दक्षिण भारत पर भी खास फोकस है। 400 पार के अंक गणित में दक्षिण भारत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और आज प्रधानमंत्री ने चुनावों के ऐलान के एक दिन बाद आंध्र प्रदेश के पलनाडु में पहली चुनावी रैली को संबोधित किया और 4 जून को 400 पार का नारा दिया। इस रैली में भाजपा के आंध्र प्रदेश में गठबंधन साथी आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और जनसेना के प्रमुख पवन कल्याण ने भी प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा किया। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में उमड़ा ये जनसैलाब दक्षिण भारत में एनडीए की दमदार मौजूदगी दिखा रहा है। भाजपा, तेलुगु देशम पार्टी और जनसेना के लाखों कार्यकर्ता जोश और उत्साह से भरे हुए थे।
आंध्र प्रदेश लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव के लिए भी वोट करेगा, इसलिए एनडीए में जोश भी दोगुना दिखाई पड़ता है। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए की ताकत लगातार बढ़ रही है। 4 जून को 400 पार का नारा देते हुए पीएम ने आंध्र प्रदेश के विकास के लिए राज्य में डबल इंजन सरकार को जरूरी बताया। पीएम ने एनडीए में सबको साथ लेकर चलने का जिक्र करते हुए इंडी गठबंधन के विरोधाभासों पर भी जोरदार कटाक्ष किया। लेफ्ट और कांग्रेस केरला में एक दूसरे को क्या कहते हैं, बंगाल में टीएमसी और लेफ्ट एक दूसरे के लिए क्या क्या बोलते हैं, पंजाब में कांग्रेस और आप एक दूसरे के लिए कैसी भाषा बोलते हैं। जो लोग चुनाव से पहले अपने फायदे के लिए ऐसे लड़ते हो, ऐसे झगड़ते हो, वो चुनाव के बाद क्या करेंगे, ये आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। पीएम ने अयोध्या में रामलला के भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का भी जिक्र किया। 1 दशक में देश में हुए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए पीएम ने आंध्र के युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने के केंद्र के प्रयासों का भी उल्लेख किया। कांग्रेस पर आंध्र के गौरव का अपमान करने का आरोप लगाते हुए पीएम ने कहा कि एनडीए पार्टी लाइन से ऊपर उठकर देश के लिए काम करने वालों का सम्मान करता है। पीएम ने कहा कि आंध्र की जनता राज्य सरकार को हटाने का मन बना चुकी है। आप ये गलती कभी मत करना कि आंध्र में जगन की पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग है। ये दोनों एक ही है, एक परिवार के लोग ही दोनों पार्टी चला रहे हैं और ये उनकी मिली भगत है कि जो सरकार के प्रति गुस्सा है वो थोड़ा गुस्सा कांग्रेस की तरफ चला जाए ताकि एनडीए के लोगों को लाभ न मिले। एनडीए की इस विशाल जनसभा को टीडीपी के नेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और जनसेना के प्रमुख पवन कल्याण ने भी संबोधित किया। दोनों नेताओं ने पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में हुए विकास कार्यों को सराहा और इन चुनावों में एनडीए की जबरदस्त जीत का विश्वास जताया। इस दौरान राज्य की जगन मोहन रेड्डी सरकार भी लगातार निशाने पर रही। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चुनावों की घोषणा के एक दिन बाद ही इंडी गठबंधन ने मुंबई में रैली की, जिसमें कांग्रेस और सहयोगी दलों के तमाम नेता शामिल हुए और इस रैली में एकजुट विपक्ष दिखाने का प्रयास किया गया। लेकिन वहीं विपक्षी गठबंधन की पार्टियों के नेताओं का पार्टी बदल का सिलसिला भी जारी है। चुनौती बड़ी है और सामने है मजबूत एनडीए गठबंधन। चुनावों की घोषणा के साथ देश भर में राजनीतिक हलचल तेजी से रफ्तार पकड़ने लगी है। चुनावी अखाड़े में उतरने के लिए सभी दल तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। रविवार को मुंबई के दादर स्थित शिवाजी पार्क में इंडी गठबंधन की रैली हुई, जिसमें कांग्रेस और सहयोगी दलों के तमाम नेता शामिल हुए। इन दलों की ओर से जहां तमाम वादे किए गए और मोदी सरकार पर निशाना साधा गया, तो वहीं एनडीए ने पलटवार करते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में जनता उन्हें सबक सिखाएगी। देश में सबसे बड़ा अगर अपना दुश्मन है तो बेरोजगारी है, महंगाई है, आज गरीबी है, वो सबसे बड़ा दुश्मन है। आज मुद्दे की बात नहीं होती। मैं आज का दिन ये शिव सैनिकों के लिए काला दिन है, काला दिवस है, ये ब्लैक संडे है, क्योंकि जो शिवतीर्थ शिवाजी पार्क, इस शिवाजी पार्क से हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने पूरे देश को मार्गदर्शन किया। रैली के साथ ही कांग्रेस अपनी चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ाने में लगी है। पार्टी ने जल्द ही अपनी चुनावी घोषणा पत्र जारी करने का ऐलान किया है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि वो 400 से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता में फिर वापसी करेगी। 2024 के चुनाव हम 5 साल के लिए जनादेश मांग रहे हैं, 5 न्याय के आधार पर।
25 गारंटियों के आधार पर परसों हमारी मैनिफेस्टो कमेटी की वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। उसके बाद हमारी जो घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र है, वो हम प्रकाशित करेंगे। धारा 370 समाप्त करके जो काम बीजेपी ने किया है, इसलिए 370 सीट अकेली बीजेपी और एनडीए 400 के पार जाएगा। कांग्रेस की चुनावी तैयारियों के बीच राहुल गांधी नए विवाद में फंसते दिख रहे हैं। राहुल ने देश की जांच एजेंसियों के साथ साथ चुनाव आयोग को कहा है कि एक दिन जब बीजेपी सरकार बदलेगी तो कार्रवाई की जाएगी। राहुल के बयान पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं कि फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। हमें याद है वो इमरजेंसी का दौर, जब एक के बाद एक इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने उसके द्वारा दुरुपयोग किया, और वही मानसिकता लेके यह बयान कर रहे हैं। जो प्रजातंत्र में इंस्टीट्यूशंस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनको धमकी भरे वक्तव्य अपने आप में प्रजातंत्र को कमजोर करने का कार्य कर रहे हैं। राहुल गांधी वही कर रहे हैं। क्या ये मोहब्बत की दुकान है या ये धमकी की दुकान है? जिस प्रकार की धमकी राहुल गांधी दे रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आए तो ईडी और सीबीआई पर कार्रवाई कराएंगे। पहले तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कांग्रेस पार्टी अगले 50 सालों तक शायद सत्ता में आएगी, ये भी एक पूछने वाला विषय है। इस बीच लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को उस समय बड़ा झटका लगा जब उत्तराखंड के बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी भाजपा में शामिल हो गए। नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली। सीएम धामी ने दावा किया कि भाजपा उत्तराखंड की सभी लोकसभा सीटें जीतने जा रही है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हम बड़े अंतर से हम जीतने जा रहे हैं, और राजेंद्र जी के हमारे परिवार में शामिल होने से पूरे हमारे उस लोकसभा क्षेत्र समेत उत्तराखंड के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक माहौल बनेगा। इंडी गठबंधन के लिए महाराष्ट्र से भी अच्छी खबर नहीं आई। वहां उद्धव बालासाहेब ठाकरे शिवसेना के विधान परिषद सदस्य आमाशय पदवी ने शिवसेना का दामन थाम लिया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। उधर तेलंगाना में बीआरएस के कुछ नेता कांग्रेस में आ गए। बीआरएस सांसद रंजीत रेड्डी और विधायक दानम नागेंद्र ने कांग्रेस की सदस्यता ली। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। इस बीच चुनाव आयोग ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के चुनाव परिणाम की तारीख में बदलाव किया है। अब 4 जून की बजाय 2 जून को दोनों राज्यों की विधानसभाओं के परिणाम आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अब चुनाव प्रचार लगातार तेज हो रहा है। जैसा हमने देखा कि आज ही के दिन भी इंडी गठबंधन ने अपनी रैली की है, लेकिन वही चुनाव प्रचार आने वाले दिनों में और रफ्तार पकड़ेगा, जिससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष जो कहता है चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हर्षप्रीत खड़ियाल, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत करते हैं। और हर्षप्रीत जी, शुरुआत आपसे करती हूं, क्योंकि आज इंडी गठबंधन की बड़ी रैली हुई है और बड़ा बड़ा पीछे पोस्टर्स पे लिखा था जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। लेकिन वही एक सवाल ये जरूर जहन में उठता है कि जब इंडी गठबंधन की शुरुआत पटना में बिहार से हुई थी, उसके बाद काफी उम्मीदें थी कि विपक्ष अब एकजुट होता नजर आएगा, लेकिन उसके बाद हमने देखा किस तरीके से लगातार आपके साथी छिटकते रहे। अन्य राज्यों में भी सभी नेता या जो नेतृत्व है वो सभी ये कहते रहे कि हमें कांग्रेस के साथ ही अपनी अलग राह पकड़ेंगे इत्यादि। एक और हम देखते हैं कि एनडीए जो अपना कुनबा 40 के पार लेके जा रहा है, दूसरी ओर हम देखते हैं कि ये इंडी गठबंधन जिसमें 25 के नीचे आंकड़ा आता नजर आ रहा है। अखिलेश आज मंच पर नजर नहीं आए। कितना एकजुट दिखता है इस वक्त इंडी गठबंधन, क्योंकि ये जुड़ेगा तो जीतने की बात हो पाएगी। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस है, जो ये डबल इंजन की सरकार बताते हैं, जिसके डब्बे एक के बाद एक टूटते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एडीएम के ये भी टूट गया, जेजेपी भी टूट गया, समता पार्टी भी टूट गई, एसजेडी भी टूट गया,
एसजेडी संयुक्त भी टूट गया, 5-6 और बहुत जल्दी टूटेंगे। तो ये जो आपने हाल बताया भारतीय जनता पार्टी के नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस का है। इंडिया अलायंस बहुत अच्छे से चल रहा है और आने वाले समय में सरकार भी बनाने जा रहा है। दूसरी बात ये है कि लोग इंतजार नहीं कर पा रहे हैं कि कब भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाने का हमें मौका मिलेगा, कब वोट डालने का दिन आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एब्सेंट रही है, इग्नोरेंट रही है, नेग्लिजेंट रही है। जैसे इनके सांसद सनी देओल जी 5 साल के लिए दिखाई नहीं दिए पार्लियामेंट में, उनका नलका नहीं दिखाई दिया, वैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी अगले 5 साल के लिए दिखाई नहीं देगी। लोग नफरत की दुकान को शटर लगाएंगे। तीसरा ये है, भारतीय जनता पार्टी के जीतने के ऑड्स, पॉसिबिलिटी उतनी ही है जितनी मोदी साहब की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की है। और ये सब हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब, खास करके मोदी साहब ने पिछले 10 साल में एक दफा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं है। फिर ये है कि कमल ये कह रहे हैं कि खिलेगा जी, ये होगा। कमल अब खिलेगा नहीं, कमल मुरझाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ना अब ये कह रहे हैं कि हमें इनपुट दीजिए मैनिफेस्टो के लिए। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को राय दूंगा कि 2014 वाला मैनिफेस्टो उठा के डाल दीजिए। अच्छा अश्विन जी, एक बात बताइए। पूरा हुआ है जी जी, आपने अपनी बात रखी। एक बात, ये शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा के प्रवक्ता, उनके पास आऊंगे, लेकिन उससे पहले अर्शप्रीत जी एक बात सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि देखा जाए तो अब ये एक बात तो स्पष्ट है कि आपके जितने दल हैं आपके साथ, उनमें से कोई है मंच पर नहीं नजर आ रहा है, तब भी आपके बयानों में ये साफ दिखता है कि आप ये मानकर चल रहे हैं कि हमारा कुनबा तो बना हुआ है। कैसे आप जनता को विश्वास दिला रहे हैं अपने बयानों से, अपने वायदों से, अपनी गारंटी से, कि आपका जो इंडी गठबंधन है ये वाकई एकजुट है, या जैसे आपने कांग्रेस ने 5 न्याय 25 गारंटी दी है, क्या आप लोग इसमें भी सब लोग एकजुट हैं आपकी इन गारंटीज को लेकर? मतलब आपकी जो सोच है, आपके जो लक्ष्य हैं, उसको लेकर क्या आप सब एकजुट नजर आते हैं? जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे आप, क्या वाकई एकजुट है? देखिए, ऐसा है, विश्वास इस वजह से है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसे हमारे एलायंस टूटे नहीं है। जो मैंने आपको 6 उदाहरण दिए हैं, लेकिन ममता बनर्जी कहती है मैं आपके साथ लड़ूंगी नहीं। तमाम आपके अपनी ही सीटें उदाहरण के तौर पर आपके गठबंधन साथियों के साथ आपके अपनी सीटों को लेकर रजामंदी नहीं हो पा रही है, इसलिए मैंने सवाल पूछा। बीजेपी का परिवार छोड़ करके चले तो गए, ये 6 बीजेपी ने तो आपको बताया। चलिए, और दूसरी बात सुन लीजिए ना काइंडली, जी बताइए। ये जो एनडी अलायंस है, एनडी नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, इनको ये तो पूछ लो कि आपके अलायंस छोड़ करके इस वजह से जा रहे हैं ना क्योंकि वहां पे दम घुटता है। लेकिन अश्विन जी, मैं आपसे आपकी बात पूछ रही हूँ, आप अपनी बात छोड़ के बीजेपी की बात कर रहे हैं। मुझे बोलने तो दीजिए। नहीं हर्षवीर जी, मैं आपको बोलना तब तो मैं आपके पास सवाल लेकर आ रही हूँ कि आप बोलें, लेकिन जो मैं सवाल पूछ रही हूँ उसे छोड़ के आप एनडी के पीछे पड़ जाते हैं। अपनी बात भी तो स्पष्ट करिए, जनता दरअसल सुनना चाहती है जो सवाल मैं आपसे कर रही हूँ ना। हर्षवीर जी, एक मिनट हर्षवीर जी, एक मिनट, मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ ये सवाल जनता भी पूछ रही है, जनता ही ये जानना चाहती है, इसीलिए मैंने आपसे एक बात पूछी। आपके पास मौका है अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का। जवाब तो ले लीजिए। मैं बताता हूँ इंडिया गठजोड़ क्यों इकट्ठा था, इकट्ठा है और इकट्ठा रहेगा। जी बताइए। इंडिया गठजोड़ के परिवार में गरीब हैं, इंडिया गठजोड़ के परिवार में ऑप्रेस्ड हैं, माइनॉरिटीज हैं, ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं, और भारतीय जनता पार्टी के इसीलिए आप पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना अश्विन जी। चलिए आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। ताकतवर हैं। मैंने ये नहीं पूछा था कि आप एकजुट कैसे होंगे। अश्विन जी, आपने मेरा सवाल ही नहीं समझा, आपने मेरा सवाल नहीं समझा। मैंने आपसे ये नहीं पूछा था कि आपके किस बिना पर आप नहीं 10 साल थे आपके पास। अश्विन जी, आप मेरा सवाल नहीं सुन रहे हैं, आप मेरे को मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। चलिए, आपने जो बात की मैं शिवम जी के पास चलती हूं। बीजेपी को सब देंगे तो हम तो मैडम जवाब दे नहीं ना पाएंगे अगर बीजेपी से बुलवाना है। अगर हमें 10 अश्विन जी, मैंने आपसे एक ही बात पूछी कि क्या आप सब लोग अपने लक्ष्यों में, आपकी जो 5 न्याय 25 गारंटी है, इसको लेकर क्या आप सब भाजपा एकजुट हैं? आपने कुछ नहीं बोला। 100%। चलिए शिवम जी, आपकी प्रतिक्रिया। भाजपा है जो टूट रही है। चलिए, भाजपा है जो टूट रही है, ये आपका कहना है। चलिए सुनते हैं ना भाजपा के प्रवक्ता से। अश्विन जी प्लीज, ऐसे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, एक बार उनसे उनका भी प्रतिक्रिया ले लें। शिवम जी बताइए। थैंक यू। देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपने शुरुआत के 6 मिनट कांग्रेस प्रवक्ता को दिए ममता जी, और उसके बाद भी उनकी शिकायत यही रही, लड़ते रहे, झगड़ते रहे आपसे, और शिकायत रही कि आप उनको समय नहीं देते। सबसे पहले आप ही को दिया था भाई। दूसरी बात, एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड आपने कॉइन किया जिसमें आपने कहा कि मानने को तो आप कुछ भी मान सकते हैं,
बिल्कुल ठीक बात है, कांग्रेस मानने को तो कुछ भी मान सकती है। ये बैठे बैठे राहुल गांधी को बिना चुनाव के प्रधानमंत्री मानते रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भगवान करे ऐसे ही माने हर 5 साल बाद, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंततः अगर कुछ तय करती है तो वो जनता तय करती है, जनता के वोट तय करते हैं। और कमाल की बात यह है कि जिस आदमी को आंखें ना हो उसको शायद आंखें दी जा सकती है, लेकिन जो अंधा होने की एक्टिंग करे उसको आप नजर नहीं दे सकते। एग्जाम्पल, इनको आरएलडी इनसे टूटी, इनको दिखाई नहीं देता। इनसे जेडीयू टूटी, इनसे दिखाई नहीं देता। हम टीडीपी से जाकर जुड़ गए, इनको दिखाई नहीं देता। जिस तरीके से महाराष्ट्र में हमारे साथ शिवसेना जुड़ी, इनको दिखाई नहीं देता। जिस तरीके से तमाम पार्टियां हमारे साथ आकर जुड़ गई और जिस तरीके से रोज उनके नेता आकर जुड़ते हैं, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जिस तरीके से लगातार जनता के बीच में है, और आदरणीय प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, जिस तरीके से जनता के बीच में है, मैं मानता हूं कि क्लियर कट एक विजन है जनता के पास। कौन एक अलायंस है, कौन एक पार्टी है जिसके पास एक विजन है, जिसके पास एक मैनिफेस्टो है। और इन्होंने कहा 2019 छोड़ दीजिए, हमने तो ऐसे ऐसे वादे भी कर दिए जो इंडिया अलायंस के नेता आकर कहते थे कि अगले आने वाले 70 साल भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाए तो पूरा नहीं कर पाए। भूल गए फारूक अब्दुल्ला का वो बयान, मोदी जी और कम से कम 10 साल भी आ जाए तो भी 370 नहीं हटा सकते, हटा दिया हमने। और मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, कर दिया हमने। 3 तलाक आप कहते थे कभी नहीं होगा, कर दिया हमने। और कितनी बताइए ना। और मैं तमाम एक चीज और कहना चाहता हूं, यहां पर विषय बहुत साफ है। एक तरफ एक अलायंस है जिसके साथ ना नेता है, ना नीति है, ना नीयत है, जिसके पास ना लोग हैं, जिसके पास लोगों पर विश्वास भी नहीं है, एक दूसरे में भी एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस के साथ दिल्ली में साथ में अलाय करती है तो पंजाब में वो एक दूसरे को गाली देते हैं। वही कांग्रेस पार्टी जो है टीवी पर आकर कहती है हम एकजुट है, लेकिन बंगाल में उनके जो अधीर रंजन चौधरी हैं वो ममता बनर्जी को गाली देते हैं। वही सिचुएशन इनकी हर जगह स्थिति में, हर हालात में वही है। महाराष्ट्र में कहते हैं हम एकजुट है, लेकिन जिस तरीके से वहां पर तमाम लोग एक दूसरे को गरियाते हैं, तमाम लोग एक दूसरे को गाली देते हैं। जो जनता सब देख भी रही है। जी, यहाँ पे मैं हर्षी को चर्चा में लेके आना चाहूंगी। हर्षी, इस बार हम देख रहे हैं कि इस बार के जो चुनाव, क्योंकि तारीखें, मैं आपके पास वापस आऊंगी हर्षप्रीत जी, सवाल आपके लिए भी और भी हैं। लेकिन हर्षी, एक बात स्पष्ट है कि चुनावों की तारीखों की घोषणा से पहले ही जिस तरीके के बयान लगातार सुनने में आते रहे, उससे यह स्पष्ट है कि इस बार का चुनाव प्रचार, इस बार के चुनाव बहुत जबरदस्त, इसमें आक्रामक होने वाले हैं। लेकिन हर चुनाव में एक नैरेटिव तैयार होता है। इस बार के लोकसभा चुनाव में आपको क्या लगता है, कौन सा नैरेटिव हावी रह सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि नैरेटिव तो पार्टियां अपने अपने लिहाज से तय करती हैं, लेकिन नैरेटिव कौन सा चलेगा ये सवाल है। और आज जब हम इस वक्त बात कर रहे हैं तो आप सोचिए कि अभी एक रैली हुई, ये जो विपक्षी गठजोड़ है जिसने एक कहें कि यूनाइटेड फ्रंट दिखाने की कोशिश की थी, और दुर्भाग्य देखिए कि राहुल गांधी जिस जिस राज्य से गुजरे वहां वहां वो गठजोड़ कमजोर होता गया। कांग्रेस के नेता लगातार पार्टी छोड़ते गए थे, एक बाहर वाला जो था यानी गठजोड़ जो बनाना था दूसरी पार्टियां, वो कमजोर हुई। और जो सबसे बड़ी बात थी कि इसकी जो धुरी थी नीतीश कुमार जी, वही भारतीय जनता पार्टी के साथ चले आए। अभी महाराष्ट्र की बात करें तो वहां शिवसेना के एक विधायक इधर चले आए। अब ये सब दिखाता है कि दरअसल जो रणनीति होनी चाहिए थी चुनाव की, वो इस गठजोड़ की ठीक नहीं है। आप ठीक है, आप एक न्याय यात्रा कह के निकालते हैं, उसमें विरोधाभासी बातें करते हैं, तो जनता को नैरेटिव बहुत साफ दिख रहा है। एक तरफ है नरेंद्र मोदी अपने नैरेटिव की बात कर रहे हैं, यानी वो कह रहे हैं कि हमने जो काम किया, हमने राम मंदिर बनाकर दिखा दिया, हमने हिंदुत्व की जब हम बात करते हैं तो देश के सभी आस्था स्थलों की बात करते हैं, किस तरह से परिवर्तन आया, कैसे देश में विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, कैसे जो जिसको हम कहते हैं कॉमन लोग हैं, जो सबसे हाशिए पर खड़े लोग हैं, उनके जीवन में कौन से बदलाव आए। और दूसरी तरफ सिर्फ निगेटिव कैंपेन है, सिर्फ लगातार नफरत नफरत नफरत, इतनी नफरत हो गई है, मोहब्बत का बाजार खोलने चले। मुझे लगता है देश की जनता के सामने ये दोनों नैरेटिव हैं, उसको बहुत साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह की राजनीति की जा रही है। और अभी तक जो हुआ है, विशेष करके जिसको हम कहते हैं ना कि ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होने से, लोगों को ज्यादा अवेयरनेस होने से निगेटिव कैंपेन का हमेशा बुरा असर पड़ता है, और इस चुनाव में भी वही होता हुआ जी। लेकिन हर्षी, एक सवाल और आपसे, इससे पहले कि मैं हर्षप्रीत के पास जाऊं, इस बार दक्षिण भारत बहुत महत्व रख रहा है, खासकर जब हम 400 का पार की बात करते हैं। तो पिछली बार बीजेपी ने उत्तर भारत, पश्चिम भारत, पूर्वी भारत में अपनी अच्छी पैठ बनाई थी, और अब सीटों पर नजर है दक्षिण भारत की। कांग्रेस ने भी अपने लिए मिशन 50 रखा हुआ है। ये दक्षिण भारत में जहां पे क्षेत्रीय दल बहुत छत्रप, बहुत मजबूत रहते हैं, और जहां गठबंधन बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, वहां पर किस तरह की कहानी बनते दिखते हैं आप इस बार के लोकसभा चुनाव में? देखिए ममता जी, मुझे लगता है ये भी एक भ्रम है
कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर है। ये ठीक बात है कि 1950-60 के दशक में जो एंटी हिंदी, एंटी नेशनल पार्टी मूवमेंट वहां द्रविडियन पार्टी ने चलाया, कांग्रेस पार्टी वहां से धीरे धीरे साफ हो गई तमिलनाडु से। केरल में कम्युनिस्टों का राज रहा, वहां यूडीएफ एलडीएफ की लड़ाई चलती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, कर्नाटक राज्य दक्षिण भारत का राज्य है जहां 28 में से 25 + 1 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत लेती। तेलंगाना में 6-6.5% का मत था उसका, वो 13.88 हो जाता है। 4 सांसद उसके चुनकर आते हैं। कन्याकुमारी में एक बार वो चुनाव जीतती है, उसके बाद नहीं जीती। मुश्किल है उसके लिए। लेकिन जिस तरह से दक्षिण भारत इस बार दिल्ली की तरफ मुंह करके खड़ा है, और मैं फिर से कह रहा हूं 1960 के दशक के बाद ये जो 2024 का चुनाव होने जा रहा है, ये फिर से नेशनल ऑल्टरनेटिव का चुनाव है। राष्ट्रीय विकल्प दक्षिण भारत खोज रहा है और उसमें मुझे भारतीय जनता पार्टी बेहतर करती हुई नजर आती है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं दिखता है। अश्विनी जी, आप मिशन 50 को लेकर कितने आशान्वित नजर आते हैं और क्या आधार उस आशा का? देखिए, एक मैं आपको जवाब दे दूं। आपने 7-8 सवाल तो हमें किए, अच्छी बात है, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक भी नहीं किया। उसका कारण है, अब जवाब जो पार्टी सवाल की बात नहीं है। आप इतने सवाल ऑलरेडी एनडीए के लिए खड़े कर चुके थे कि जवाब लेना जरूरी था। आप 10 सेकंड में दूसरी बार इंटरप्ट कर रहे हैं, सुन तो लीजिए। अच्छी बात है, आपने सवाल किया, 7-8 दफा ऑपोजिशन को किया, क्योंकि इस देश में इस दफा इस पूरे 2 टर्म्स में, टेन्योर में सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन ने सवालों के जवाब दिए। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी सवाल का एक भी जवाब, लेकिन मेरे सवाल का जवाब भी दीजिए ना। कॉन्फ्रेंस की ही नहीं है। और दूसरी बात, समझने को ये कह रहे हैं जो मर्जी अपने आप को समझ लें, अपने आप को प्रधानमंत्री समझ लें। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस वजह से फतवा भी सुना दिया इन्होंने कि हम इतनी सीटें जीतेंगे। ये अपने आप को सब कुछ समझ लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी समझ लेते हैं। इस वजह से जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपसे भी तो सवाल किया है, आप उसका जवाब तो दीजिए। आपसे बार बार इसीलिए सवाल करना पड़ रहा है क्योंकि आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। बार इंटरप्ट कर रहे हैं, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए ना। समय सीमित है, इसलिए आप जवाब टू द पॉइंट देंगे तो जवाब नहीं कर रहे हैं। अश्विनी जी, थोड़ा गोयल जी, जो फॉर्मर अश्विनी जी, मेरे पास टाइम कम है। अगर आप 10 सेकंड में जवाब दे सकते हैं तो दीजिए। मैं जवाब तो दे रहा हूँ, देने तो दीजिए। जो फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर है अरुण गोयल जी, मैं भारतीय जनता पार्टी को पूछूंगा ऐसा क्या करने को कह दिया था जो उन्हें छोड़ना पड़ गया, और क्या ये आप बात को कहां से कहां लेके जा रहे हैं अश्विनी जी? अगर आपको अपनी सिर्फ बात करनी है, मेरा सवाल ही नहीं सुनना, उसका जवाब ही नहीं देना, तो चर्चा में आने का फायदा क्या हुआ? आप फिर और पूछ लीजिए सवाल, लोकतंत्र में ऑपोजिशन को कर लीजिए सवाल। चलिए अश्विनी जी, आपको मैंने बहुत वक्त दिया आज की चर्चा में। खुद शिवम जी ने इस बात को माना कि मैंने आपको बहुत वक्त दिया, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी को मंच दे रहे हैं हम नेशनल ब्रॉडकास्टर पे, लेकिन आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे वक्त उतना ही है ना अश्विनी जी, आप यहाँ की बात करेंगे तो सवाल कैसे, जवाब कैसे मिलेगा? वक्त उतना ही है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है ये कि कांग्रेस पार्टी से जब सवाल किया जाता है तो उसका जवाब नहीं मिलता। फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहे न्यूज नाइट। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लंबेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। लेट हो गया आज तो। अरे बेटा, नाश्ता तो करते जाओ। मम्मा फिर से वही बोरिंग नाश्ता। अच्छा मम्मा, तुम्हारा ही घास फूस वाला नाश्ता मुझे नहीं करना है। वैसे भी ऑफिस के बाहर क्या मस्त पकौड़े वाला है, अब से मेरा नाश्ता वही होगा। क्या भैया, जब देखो टीवी देखते रहते हो, कभी तो वर्कआउट कर लिया करो। अरे ये वर्कआउट करके समय खराब क्यों करना है? टीवी पर नई वेब सीरीज आई है, आजा बैठकर देखते हैं। आप ही देखो। कब तक इस सायरन को अनसुना करते रहेंगे? भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ती हुई जीवन शैली और अनुचित खान पान देता है कैंसर से लेकर हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसी कई गैर संक्रामक बीमारियों को निमंत्रण। आज ही शराब और धूम्रपान से नाता तोड़िए। एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए शारीरिक गतिविधियों को अपनाइए, मौसमी फल और सब्जी खाइए। सेहत से खिलवाड़ की नहीं कोई माफी, बाकी समझदार को है इशारा काफी। बोला आप कौन? अरे वो सब छोड़ो, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है। आज 2000 डालोगे, कल 4 मिलेगा, परसों 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। लिंक भेज दिया, जल्दी क्लिक करो।
यूपीआई कहता है इन फर्जी इन्वेस्टमेंट वाले स्कीमों में ना फंसो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। क्या समझे? क्या समझेंगे, आप ही समझा लीजिए, हम क्या समझेंगे। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत। बात ईवीएम की। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसके माध्यम से चुनावी प्रक्रिया सरल हो गई है। पहली बार 1998 में पूर्ण सहमति से देश में ईवीएम का प्रयोग हुआ और तब से अब तक कितने ही चुनावों में, हर स्तर के चुनावों में ईवीएम का प्रयोग हो चुका है। लेकिन विपक्ष एक बार फिर ईवीएम के विरोध का आराग अलाप रहा है। हालांकि देश की अदालतों ने और चुनाव आयोग ने भी इससे जुड़ी सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया है। हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया दुनिया भर के लिए एक नजीर है, लेकिन देश में हाल के सालों में सफल चुनाव प्रक्रिया के साथ ही जिस चीज को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो है ईवीएम। विपक्षी दल हमेशा ही ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करते रहते हैं। हालांकि देश की सबसे बड़ी अदालत भी इन सवालों को खारिज कर चुकी है। शनिवार को जब लोकसभा चुनाव के ऐलान के लिए चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। ईवीएम पर दलों की ओर से उठाए जाने वाले सवालों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि 40 बार सुप्रीम कोर्ट सहित दूसरे न्यायालय ईवीएम से जुड़ी ऐसी याचिकाओं को खारिज कर चुके हैं। इसके बावजूद हर चुनाव के बाद ईवीएम पर सवाल खड़े किए जाने लगते हैं। 40 बार लगभग इस देश की संवैधानिक कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स ईवीएम के ऊपर में जितनी चुनौतियां हुई हैं उनको देख चुकी हैं। तो हमने किताब भी बनाई है, एक जितने लीगल केसेस 40 केस, देखिए दीज आर 40 केसेस ऑन ईवीएम। इसमें एफएक्यू भी है, आप सब लीजिए इस किताब को हमसे। इसमें एफएक्यू भी है और इसमें फ्लो चार्ट्स भी हैं, देखिए हमारी वेबसाइट पे है ये। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को शायराना अंदाज में जवाब दिया। ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पे कायम भी नहीं रहते। मुख्य चुनाव आयुक्त ने तमाम दलों को इशारों ही इशारों में ईवीएम को बदनाम न करने की नसीहत दी। साथ ही आयोग ने ईवीएम के तथाकथित हैकरों को भी चेताया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव आयोग द्वारा तैयार की गई एक पुस्तक का भी जिक्र किया, जिसमें इन तमाम मामलों को संकलित किया गया है। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि ईवीएम के युग में कई छोटे राजनीतिक दल अस्तित्व में आए, जबकि मतपत्रों के दौर में ऐसा नहीं था। मतदान से पहले सभी उम्मीदवारों के सामने मॉक पोल होता है। आयोग के मुताबिक ईवीएम 100% सुरक्षित है। आयोग का कहना है कि उसने बहुत सारे सुधार किए हैं। एक ईवीएम का नंबर उम्मीदवार को दिया जाएगा। वैसे ईवीएम को लेकर हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते ही एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आप बार बार एक ही तरीके के मामले कब तक लाएंगे, जबकि ईवीएम पर अब कोई वाद बनता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हारने के बाद ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के लिए विपक्ष को फटकार लगाई थी और उसे याद दिलाया कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार खुद ही वोटिंग मशीन लेकर आई थी। 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने ईवीएम के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की थी। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और एम.आर. शाह की पीठ ने एनजीओ न्यायभूमि द्वारा उठाए गए इस तर्क को स्वीकार नहीं किया था कि ईवीएम का दुरुपयोग किया जा सकता है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनावों में उनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के कामकाज में अनियमितता का आरोप लगाने वाली एक और याचिका खारिज करते हुए कहा था कि ईवीएम को लेकर कितनी याचिकाएं, प्रत्येक पद्धति के अपने सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होंगे। हम धारणाओं के आधार पर नहीं चल सकते। दोनों याचिकाओं को खारिज किए जाने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट अब तक ईवीएम को लेकर दायर की गई 40 याचिकाओं को खारिज कर चुका है।
इस दौरान ज्यादा मामलों में ईवीएम से जुड़ी गड़बड़ी या गायब होने को लेकर कोई सबूत नहीं पेश किए गए थे। इस दौरान 2022 में ईवीएम को लेकर एक ऐसे ही मामले में कोर्ट याचिकाकर्ता पर 50,000 का जुर्माना भी लगा चुका है। इससे पहले वो 2021 में भी एक याचिका पर 10,000 का जुर्माना लगा चुका है। चुनाव आयोग ने 20 मई को 7 राष्ट्रीय दलों और 49 राज्य दलों के लिए ईवीएम हैक करने की चुनौती दी थी। 26 मई को शाम 5 बजे समय सीमा समाप्त होने तक केवल 2 दलों एनसीपी और सीपीएम ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की थी। जब आखिरकार ईवीएम को हैक करने का प्रयास करने का दिन आया तो उन्होंने ऐसा न करने का विकल्प चुना। कुल मिलाकर चुनाव आयोग ने समय समय पर ईवीएम को जनता के सामने रखा है और राजनीतिक दलों से भी कहा है कि वो हैकेथॉन में ईवीएम पर किसी भी आरोप को साबित करें, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाया और ईवीएम की पारदर्शिता बनी हुई है। ऋषि कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। भारत जैसे विशाल देश में चुनाव कराना एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम है। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद अब आचार संहिता लागू हो गई है, जिसका पालन कराने के लिए इस बार चुनाव आयोग ने 4 चुनौतियों को चिन्हित किया है। धनबल, बाहुबल, भ्रामक खबरें और आचार संहिता का उल्लंघन, और इन पर नियंत्रण के लिए चुनाव आयोग ने ठोस कदम उठाने की प्रतिबद्धता भी जाहिर की है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव जहां जमहूरियत के जश्न का अवसर है, तो वहीं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना एक चुनौती भी है, जिसके लिए चुनाव आयोग कमर कसकर तैयार है। चुनाव आयोग ने 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव की घोषणा करते हुए स्पष्ट किया कि 4 चुनौतियों को चिन्हित किया गया है। ये हैं मनी पावर यानी धनबल, मसल पावर यानी बाहुबल, मिस इन्फॉर्मेशन यानी भ्रामक खबर और एमसीसी वायलेशन यानी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन। लोकसभा चुनाव में इन पर नियंत्रण के लिए प्रदेश और जिले से लेकर तहसील समेत प्रत्येक पोलिंग बूथ पर निगरानी के साथ साथ चुनाव आयोग ने सख्त कार्रवाई के लिए भी अहम कदम उठाए हैं। बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ हम हिंसा मुक्त चुनाव देना चाहते हैं। चुनाव में हिंसा की कतई गुंजाइश नहीं है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने कहा था, मैं हिंसा का विरोध करता हूं क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए होता है और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए। ओनली पीस इज एवरलास्टिंग, वायलेंस डजंट सॉल्व एनीथिंग। वी विल रिक्वेस्ट एवरीवन, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल कैंडिडेट्स, दैट they must be very cautious of this point. We'll be ruthless if anywhere the violence happens. इन 4 M के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई के विषय में चुनाव आयोग का कहना है कि आयोग ने चुनाव के दौरान धन के प्रभाव को रोकने के लिए वित्त से जुड़ी संस्थाओं को कड़ी कार्रवाई करते हुए धन की जब्ती करने के लिए सक्षम किया है। पेटीएम, गूगल पे या अन्य डिजिटल माध्यम से पैसा ट्रांसफर पर नियंत्रण के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से निगरानी होगी। जमीन से आसमान से लेकर समुद्री मार्ग तक ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की भी बारीकी से जांच होगी। बाहुबल को रोकने के लिए सुरक्षा बलों की पर्याप्त तैनाती, 24 घंटे निगरानी और जरूरत पड़ने पर ड्रोन का उपयोग, सीएपीएफ के विशेष दस्ते, इंटरनेशनल और अंतर्राज्यीय सीमाओं पर भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। लोकसभा क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर पर भी नजर रखी जाएगी। गलत सूचनाओं को रोकने के लिए आयोग ने मीडिया मॉनिटरिंग और आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई का प्रावधान किया है। सोशल मीडिया सहित किसी भी माध्यम से गलत सूचना प्रकाशित करने पर गलत कंटेंट को हटाने के अलावा संबंधित खबर फैलाने वाले पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नफरत भरे भाषण से माहौल खराब करने वाले नेताओं पर भी सख्ती की जाएगी। आदर्श आचार संहिता का पालन करवाने के लिए निर्वाचन आयोग ने देश भर में सियासी दलों के होर्डिंग, बैनर, पोस्टर हटाने के निर्देश दिए हैं। सरकारी विभागों की वेबसाइट से भी राजनीतिक कार्यक्रमों के चित्र हटाए जाएंगे। राजनीतिक दल और उम्मीदवार द्वारा चुनाव प्रचार के लिए सरकारी वाहनों के इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर सरकार की उपलब्धियां बताने वाले विज्ञापनों की अनुमति नहीं होगी। किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास आदि नहीं होगा। किसी भी राजनीतिक रैली से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी। किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। स्वच्छ चुनाव, निष्पक्ष चुनाव कराने का बीड़ा चुनाव आयोग पर है। अब जैसे जैसे सियासी पारा बढ़ेगा, इन चुनौतियों पर पार पाने के प्रयास भी बढ़ेंगे और चुनाव आयोग ने नागरिकों को भी सी विजिल जैसे ऐप्स के माध्यम से शिकायत करने का विकल्प देकर अपनी जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया है। ऋषि कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल यह वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहें न्यूज नाइट।
तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। क्या लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से शनिवार को मिला इलेक्टोरल बॉन्ड्स का नया डेटा अपलोड कर दिया है। 15 मार्च के आदेश के अनुसार चुनाव आयोग को यह लिस्ट नई जानकारी के साथ 17 मार्च शाम 5 बजे तक अपलोड करनी थी। आयोग को यह डेटा रजिस्ट्री से डिजिटल रूप में पेन ड्राइव में मिला था। नए डॉक्यूमेंट्स बॉन्ड की तारीख, कैटेगरी, बॉन्ड नंबर्स, जारी करने वाले भारतीय स्टेट बैंक की ब्रांच, रिसीविंग डेट और क्रेडिट डेट का डेटा दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को यह डेटा 2019 और 2023 में दिया गया था। इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 2023 में सितंबर तक राजनीतिक पार्टियों को मिले चंदे की जानकारी मांगी थी। वहीं चुनाव आयोग की ओर से साझा की गई जानकारी में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से डीएमके को 600 करोड़ से अधिक रुपए मिले, जिसमें लॉटरी किंग सेंटियागो मार्टिन्स फ्यूचर गेमिंग से 509 करोड़ रुपए शामिल हैं। और एआईएडीएमके ने इस मामले में डीएमके पर हमला बोला है। Why did DMK get money from lottery? This is a big question from the lottery giant Martin. Why did DMK collect so much funds from them? They collected it around 2019-2020. Was it because a question arises? What was it because during the DMK regime, did the DMK favor the lottery giant during the time when they were in power? And did they act an extra effort, put an extra effort through the government, changing the policy so that they can favor the lottery giant Martin person? चुनावों की घोषणा हो चुकी है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी खबरों में है, लेकिन चुनाव प्रचार को लेकर नहीं, जल बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग तथा आबकारी नीति मामले को लेकर, जिसमें पूछताछ के लिए उन्हें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बुलाया गया है। आबकारी नीति मामले में तो केजरीवाल को 9वां समन जारी हो चुका है और इसे लेकर भाजपा भी केजरीवाल पर हमलावर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली जल बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए 18 मार्च को बुलाया है। तो वहीं दिल्ली आबकारी नीति मामले में भी ईडी ने पूछताछ के लिए 21 मार्च को बुलाया है। ईडी ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ समन जारी किया है। ये केजरीवाल को ईडी का 9वां समन है। पिछले समन पर पेश नहीं होने के मामले में अरविंद केजरीवाल को शनिवार को ही जमानत मिली है। भाजपा ने केजरीवाल पर जांच से भागने का आरोप लगाया है। तो वहीं दिल्ली की मंत्री आतिशी ईडी के समन को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश करार दे रही हैं। शराब नीति का जो घोटाला दिल्ली में हुआ है, उसको लेकर लगातार जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और वो जिस तरह से कड़ियाँ जुड़ रही हैं, उनके उप मुख्यमंत्री जेल में है जिनको जमानत नहीं मिल रही, उनके एक सांसद जेल में है जिनको जमानत नहीं मिल रही, और कल आपने देखा कि जो साउथ लॉबी की जो इसमें भूमिका देखी गई है, तो उसमें के कविता को भी जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। तो मुझे लगता है जांच एजेंसी बहुत सूक्ष्मता से अपनी जांच कर रही है। 9वां समन जाना और जल बोर्ड घोटाले का एक नया केस खुल जाना, ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल का हर विभाग में जहां हाथ रखिए वहीं भयानक घोटाला हो रखा है। चुनाव से पहले
अरविंद केजरीवाल को अपनी इस ईडी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहिए। गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय एजेंसी ने पहला समन 2 नवंबर 2023 को भेजा था, लेकिन वह पेश नहीं हुए। इसके बाद एजेंसी ने उन्हें 21 नवंबर, 3 जनवरी, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी और 4 मार्च को 8वां समन भेजा था। मुख्यमंत्री केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए, बल्कि केंद्र सरकार पर एजेंसी के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए समन को नियमों के खिलाफ बताते रहे। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। देखते रहें न्यूज़ नाइट। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फंसा। अनजान ऐप से बचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बोला कौन है? मैं पर हुआ क्या? बिजली का बिल नहीं भरा और पूछता है हुआ क्या? जल्दी से ऐप डाउनलोड कर। बिल तो भर दिया था, फिर डर क्यों रहे हो? हाँ, नकली चाकू, नकली बिल। यूपीआई कहता है कोई भी अनजान ऐप डाउनलोड ना करें, अपने पैसे का ख्याल खुद रखें। चलिए, आपको पनवेल नहीं जाना है। पनवेल? हाँ, निकलिए। सही बोला। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाओ। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। दिल्ली में चुनाव आने पर पोस्टर वॉर भी शुरू हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सीएए पर दिए बयान के बाद दिल्ली में हिंदू सेना ने इसके विरोध में पोस्टर लगा दिए हैं और अरविंद केजरीवाल का विरोध किया है। हालांकि इन पोस्टर्स को बाद में दिल्ली पुलिस ने हटा दिया है। लगा के आपके पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या हैं, सारी कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी। चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर, पूरी कानून व्यवस्था, और पता नहीं कैसे कैसे लोग आएंगे वहां पे। सुरक्षा व्यवस्था, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा? चारों तरफ दंगे फैल जाएंगे। ये क्यों लाए हैं कानून? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सीएए पर दिए गए वक्तव्य के बाद दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में हलचल है। हालांकि कई संगठनों और राजनीतिक दलों के द्वारा इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया भी दी गई है, लेकिन रविवार को इस मुद्दे पर विवाद और बढ़ गया जब हिंदू सेना ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर वॉर शुरू कर दी। हिंदू सेना ने दिल्ली में सीएए पर अरविंद केजरीवाल द्वारा विरोध करने के पोस्टर दिल्ली में लगा दिए और इसकी जिम्मेवारी भी ली। हिंदू सेना के नेता विष्णु गुप्ता ने आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बांग्लादेशी और रोहिंग्या को तो सुविधा दे रहे हैं, लेकिन वहां से आने वाले अन्य 6 धर्मों के लोगों को नहीं। नई दिल्ली इलाके में दिल्ली के मुख्यमंत्री और इंडी गठबंधन के खिलाफ जगह जगह पोस्टर लगाए। उस पोस्टर के माध्यम से हम जनता तक साफ संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो इंडी गठबंधन है ये हिंदू, सिख और जो बौद्ध भाई हैं हमारे, उन सबके खिलाफ है। गौरतलब है कि ये विवाद तब शुरू हुआ जब अरविंद केजरीवाल ने वक्तव्य जारी किया, सीएए के माध्यम से आने वाले लोगों से देश में असमंजस फैल जाएगा। उसके बाद हिंदू सेना ने दिल्ली में इसके विरोध में पोस्टर लगाए और पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले 6 धर्मों के लोगों का स्वागत किया। हालांकि बाद में पुलिस के द्वारा इन पोस्टरों को हटा दिया गया। बिक्रमजीत सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। महादेव ऐप मामला एक बार फिर खबरों में है। मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर रायपुर के आर्थिक अपराध शाखा ने एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में कुल 21 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। लोकसभा चुनावों से ऐन पहले हुई ये कार्रवाई कांग्रेस के लिए राज्य में मुश्किल खड़ी कर सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ रायपुर की आर्थिक अपराध शाखा ने बड़ी कार्रवाई की है। महादेव ऐप मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज की है। भूपेश बघेल के अलावा 19 नामजद सहित कुल 21 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
मामले को आईपीसी की धारा 120B, 34, 406, 420, 467, 468 और 471 के तहत दर्ज किया गया है। भूपेश बघेल के खिलाफ पुलिस की एफआईआर में आईपीसी के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, विश्वासघात और जालसाजी से संबंधित विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 11 के तहत आरोप लगाया गया है। भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को लूटा, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। हालांकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मीडिया प्रभारी इस भ्रष्टाचार को मात्र कांग्रेस की छवि खराब करने की कोशिश बता रहे हैं। कांग्रेस के 5 साल के कुशासन में छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य को चौपट करने का षड्यंत्र रचा गया। छत्तीसगढ़ के गरीबों का हक मारा गया। ऐसे में जो भी लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का स्वागत छत्तीसगढ़ की जनता और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कोई व्यक्ति साधारण हो या किसी बड़े पद पर हो, उसके लिए कानून समान होता है। इसीलिए कोई भी ये ना सोचे कि अगर वो बड़े पद पर रहा है तो उसे कानून में कोई सहूलियत मिल जाएगी। कानून को अपना काम करने देना चाहिए। न्यायालय पर सबको विश्वास करना चाहिए। ईडी और ईओडब्ल्यू ने मिलकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल की छवि खराब करने के लिए ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज किया है। जिस भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री रहते हुए महादेव ऐप में सबसे ज्यादा कार्रवाइयां करवाई, देश भर में सबसे ज्यादा कार्रवाई छत्तीसगढ़ की पुलिस ने भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते हुए किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने अपने दस्तावेजों में कहा है कि महादेव ऐप के प्रमोटर्स रवि उप्पल, शुभम सोनी, सौरभ चंद्राकर, अनिल कुमार अग्रवाल के द्वारा विभिन्न लाइव गेम्स में अवैध सट्टेबाजी के लिए ऑफलाइन सट्टेबाजी के स्थान पर विकल्प के रूप में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का निर्माण कर व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम जैसे माध्यमों से विभिन्न वेबसाइट के जरिए सट्टा खिलाया जाने लगा। इन प्रोमोटर्स द्वारा ऑनलाइन बैटिंग के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म तैयार कर पैनल ऑपरेटरों, ब्रांच संचालकों के माध्यम से ऑनलाइन बैटिंग के आपराधिक कृत्य का संचालन किया गया। इसके द्वारा हुई अवैध कमाई से लगभग 70 से 80% राशि स्वयं रखकर शेष राशि पैनल ऑपरेटरों को प्रदान की गई। वर्ष 2020 में लॉकडाउन के बाद से ऑनलाइन सट्टा खिलाकर लगभग 450 करोड़ रुपए मासिक की अवैध आय अर्जित की जाती रही है। महादेव बुक ऐप के प्रमोटर्स एवं पैनल ऑपरेटर्स के द्वारा इस अवैध अर्जित आय के ट्रांजैक्शन के लिए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक अकाउंट्स खोले गए तथा सैकड़ों बैंक अकाउंट्स कमीशन के आधार पर लेकर सट्टा से प्राप्त राशि का संचालन किया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में सुर्खियों में रहा महादेव ऐप सट्टे मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। महादेव ऐप सट्टे मामले में रायपुर की आर्थिक अपराध शाखा ने भूपेश बघेल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। कहानी में अभी कई पेच बाकी है जिन्हें जांच एजेंसियां देख रही है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रायपुर। खबरें और भी है, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त एक ब्रेक का। चुलबुला बनूं जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। हेलो बेटा। मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स देखे यूं कि बिजनेस हुआ अपना लंबेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे। बीएमसी एडवाइजर्स नॉर्दर्न इंडिया पोलो चैंपियनशिप का खिताब राजस्थान पोलो क्लब के नाम रहा है।
दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड में आयोजित इस प्रतियोगिता में राजस्थान पोलो क्लब ने जिंदल पैंथर्स डेल्टा पोलो को 8-7 से हराकर ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा लिया। टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में रक्षा सचिव गिरिधर अरमने, एशिया ओलंपिक के अध्यक्ष राजा रणधीर सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। मुकाबले के बाद रक्षा सचिव गिरिधर अरमने ने विजेता टीम को बधाई दी। I congratulate the winning team, the Rajasthan club, and I also congratulate the sponsors, the BMC advisors. It was a nail-biting finish, very exciting. The audience enjoyed a lot. नॉर्दर्न इंडिया पोलो चैंपियनशिप की ट्रॉफी पर कब्जा करने वाली टीम के खिलाड़ियों ने जीत की खुशी जाहिर की। वहीं प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम ने मुकाबले में कड़ी टक्कर देने वाली विजेता टीम को जीत की बधाई दी। महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है, चैंपियनशिप है इंडिया की और 1922 से खेली जा रही है। बहुत हिस्टोरिक टूर्नामेंट है, तो इसको जीतने से बहुत खुशी हुई है और ये वर्ल्ड कप लेवल पे खेली जा रही है, तो हमको बहुत खुशी हुई कि हमारी टीम आज जीत गई। सब प्लेयर बहुत बढ़िया खेले। सवाई पद्मनाभ सिंह का गेम बहुत बेहतरीन रहा। सेल्वा होरेचे और पाब्लो होरेचे जो एक्चुअली वेटरन प्लेयर हैं, उनका तो बहुत बढ़िया रहा आज गेम। और न्यूज़लैंड के अंत में आपको छोड़े जा रहे हैं देश से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक आज नागपुर में संपन्न हुई। 15 मार्च से आयोजित सभा में 2023-24 के संघ कार्य की समीक्षा और आगामी वर्ष की संघ कार्य योजना पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में दत्तात्रेय हुसबाले एक बार फिर से सह कार्यवाह बनाए गए। उन्हें 2024 से 2027 के लिए सह कार्यवाह पद पर फिर से चुना गया है। वे 2021 से सह कार्यवाह दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो ईडी की टीम पर हमले के मामले में निलंबित टीएमसी नेता शेख शाहजहां के भाई शेख आलमगीर और संदेश खाली मामले के 2 अन्य आरोपियों मफोमन मौला और सिराजू मौला को सीबीआई द्वारा बशीर हाट उप विभागीय अदालत में पेश किया गया। पेपर लीक केस में बिहार पुलिस ने बड़ा दावा किया है। शिक्षक बहाली पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 313 में से 266 लोगों को बेऊर जेल भेज दिया गया है। वहीं बाकी लोगों को भी न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में धनबाद के 2 परीक्षा केंद्रों पर छात्रों ने जमकर बवाल मचाते हुए दूसरी पाली की परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। परीक्षा देने पहुंचे छात्रों ने प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाते हुए करीब आधे घंटे तक हंगामा किया। गुजरात यूनिवर्सिटी में कल देर रात विदेशी छात्रों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। कल देर रात तकरीबन 10:30 बजे 20-25 अज्ञात लोग गुजरात यूनिवर्सिटी के कैंपस में आए और नमाज पढ़ रहे छात्रों से कैंपस में नमाज पढ़ने पर सवाल किए, जिसके बाद ये घटना हुई। विदेश मंत्रालय ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी बॉयलर ब्लास्ट मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें जांच कमेटी निर्धारित अवधि में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मुख्यमंत्री ने घायलों को तुरंत इलाज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने आज मुंबई में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और अधिक मजबूत करने की दिशा में CII के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया गया।